बच्चों कैसे हैं आप लोग। ओके ओके। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है, उसका नाम हमने दिया क्यूब वाला रेसिस्टेंस। क्यूब वाला रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपके पास एक क्यूब दिया हुआ है और उसके जितने भी एजेज हैं, जितने भी किनारे हैं, उसका उसमें क्या है, रेसिस्टेंस है। जैसे आर हो गया या फिर 1 ओम हो गया या फिर 10 ओम हो गया, कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो किन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड होगा। तो क्यूब में किन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए आता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो देखेंगे यहां पे, जैसे सपोज कर लो ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, ठीक है। तो ये जो साइड, सबसे पहले मैं इसका नेमिंग कर लूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, इसका मैंने नेमिंग कर दिया। तो अब कहता है कि ये जो साइड्स हैं, ए बी या बी एफ या जी एच या फिर जितने भी साइड्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेस कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, एज कहते हैं। एज सिंगुलर या फिर ये सारे जो हैं वो क्या है, एजेस हैं। ठीक है, उसके बाद जो किसी फेस का, जैसे फेस क्या हो गया, ए बी सी डी एक फेस हो गया, है ना। ए ई एच डी ये क्या हो गया, एक फेस हो गया। मतलब एक जो रेक्टेंगुलर फेस है ना, जो स्क्वायरल फेस है ना, स्क्वायर शेप का जो फेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। और उसका जो डायगोनल होता है, जैसे ये आ, अगर मैं ए सी को ज्वाइन करा दूं यहां से, तो ये ए सी क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो क्या है, फेस डायगोनल है। ए सी क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल हो जाएगा, या फिर बी डी क्या है, फेस डायगोनल है। ठीक है, और ए जी की अगर हम लोग बात करें, ए जी तो यह क्या है, स्पेस डायगोनल है। तो आपसे पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या तो ए बी के क्रॉस, मतलब किसी ए बी, वैसा नहीं कि ए बी के क्रॉस ही, बी एफ के क्रॉस भी पूछ सकता है, मतलब एजेज के क्रॉस पूछ सकता है, एज के क्रॉस पूछ सकता है, या फिर एज वर्टिक्स इसको कह सकते हो, एज वर्टिसेस के क्रॉस पूछा जा सकता है। दूसरा, फेस डायगोनल के क्रॉस पूछा जा सकता है, जो फेस डायगोनल है उसके वर्टिसेस जो हैं उसके क्रॉस क्या होगा, उसके पॉइंट, उन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। या फिर जो स्पेस डायगोनल है, उन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर बात है, आई है बात समझ में। ओके, तो हम लोग चलते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखना, बहुत ही मैं ऐसे बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा, जिससे कि आपको याद ही हो जाएगा वो बनाना, और फिर आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक एक पॉइंट्स करके, और फिर मैं लास्ट तक देखना, और लास्ट में मैं बताऊंगा याद रखने का तरीका, मैं बताऊंगा कि बिना सॉल्व किए हुए कैसे याद रखें। ठीक है, तो एंड तक देखना इसको। आइए, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वैलेंट रेसिस्टेंस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये हर एक साइड जो है इसका, हर एक एज जो है उसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है। आर है। आर, ठीक है जी। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई, सबसे पहले स्पेस डायगोनल वाला, ए और जी पॉइंट्स के बीच का, ए और जी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ए और जी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। आ रही बात समझ में। तो हम लोग के कौन से मेथड से बताएंगे, कौन से मेथड से बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल मेथड। इक्विपोटेंशियल मेथड जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था, सिमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम हमने बताया था कि इक्विपोटेंशियल मेथड से बना क्वेश्चन बना पाना, बनाना कितना आसान होता है। ठीक है, तो उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल मेथड से। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये है V,
सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, ये प्लस और ये माइनस, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है ऐसे ही समझने के लिए। देखो सपोज करो यहाँ पे करंट आई आ रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद करंट का क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा बच्चों, डिवीजन होगा। क्या होगा, इसमें I/3 जाएगा, इसमें भी I/3 जाएगा और इसमें भी I/3 जाएगा। क्यों जाएगा I/3, क्योंकि क्या है, सिमेट्री है। क्या है, सिमेट्री है। अब सिमेट्री हम लोग इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को कैसे समझे, ये तो मैं ऐसे ही बनाया, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं था। यहाँ पर मैं जो मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन ये बता रहा था। बहुत ही आसान है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स सबसे पहले फाइंड करना, और उसके बाद क्या करना होता है, जो जितने भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आते हैं सबको क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन करा देते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे हम लोग उनको ओवरलैप करा देते हैं। ये मेथड हमने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब क्या करना, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे। देखो कैसे बांधेंगे भाई, टू फाइंड इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, उसके लिए हमको दो कॉलम बनाना है। क्या बनाना है, दो कॉलम बनाना है। ये दो कॉलम बना लिया, उसके बाद क्या करना है, दो कॉलम हमने बना लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो करना है वो ये करना है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, उन दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना है। जैसे ए और यहाँ पर जी, बोल हाँ कि ना, ए और जी, ए और जी, ए और जी, ए जी। तो ए और जी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ए और जी के अलावा जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनको अब लिखो। कैसे, ए और जी के अलावा और कितने पॉइंट्स हैं, जैसे हो गया बी, सी, डी, ई, एफ, जी, नहीं जी वहां है, एच, बोल हाँ कि ना, हाँ। अब क्या करना है आपको, अब देखना है कि B से A जाने में कितना रेसिस्टेंस आ रहा है। B से A जाने में कितना रेसिस्टेंस है, 1 है, तो यहां पर लिखोगे 1। B से G जाने में, B से G जाने में, B से G कहां गया G, अच्छा यहां है G। तो B से G जाने में कितना रेसिस्टेंस है, 2 है, ऐसे लिखना है। और C से A जाने में, C से A कहां गया, C से A आने में 1 और 1 2 रेसिस्टेंस। और C से G जाने में, कहां गया, C से G 1। D से A जाने में वही प्रोसेस चल रहा है बारंबार, D से A जाने में कितना, 1, और D से G जाने में 1 और 1 2। E से A जाने में, E से E कहां गया, E से A जाने में 1, और E से G जाने में, E से G कहां गया, E से G हाँ 2। A से F कहां गया, यहाँ गया 2, और मतलब A से F या F से वही बात है। और F से G जाने में, 1। H से A जाने में, H से A 2, और H से G जाने में 1। काम हो गया खत्म। मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं, B 1 से 2 है, 1 2 है, D 1 2, E 1 2। इसका मतलब B D और E ये तीनों क्या है, इक्विपोटेंशियल। ये क्या है, तीनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ओके। और बच्चों देखो ये क्या है, 2 1, C जो है 2 1 है, F जो है 2 1 है, और H जो है वो 2 1 है। तो C F और H ये तीनों क्या हुए, इक्विपोटेंशियल। इसको हम घेरा लगा लेते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। B D और E ये तीनों क्या, इक्विपोटेंशियल, और C F H ये तीनों क्या, इक्विपोटेंशियल। बोल हाँ कि ना, ये तीनों इक्विपोटेंशियल। अब क्या करना होता है हमको, तीनों जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है उसको एक जगह पे लिखना होता है। यार क्वेश्चन तो बन गया यार ऐसे ही। देखो कैसे, अब क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है किन दो पॉइंट्स के बीच का, A का और G का, A का और G का, A का और G का। ओके, पॉइंट्स हम लोग रखते हैं, पॉइंट्स रख दिया। चलो कहीं पर रख देते हैं, हमको पता नहीं कैसे रखना है।
हमको पता नहीं कैसे रखना है, मैं ऐसे रख दिया हमने, अपने आप आ जाएगा कैसे रखना है। ए और जी, बाकी देखो बी डी और ई, बी डी और ई एक जगह पे, सी एफ और एच, सी एफ और एच एक जगह पे। अरे बोलना हाँ। इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस को अब यहां से देख करके वहां लिखेंगे। भाई ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, भाई रे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, ए और बी का काम हो गया तमाम। क्यों हुआ तमाम? क्योंकि हमने यहां लिख दिया ए से बी के बीच में एक रेसिस्टेंस। ओके, आर। ए से डी के बीच में एक रेसिस्टेंस, इसका भी काम करो तमाम। ए से डी, ए से डी, आर। ए से ई के बीच में एक रेसिस्टेंस, इसका भी काम करो तमाम। ए से ई के बीच में एक रेसिस्टेंस। क्लियर बात है बच्चों? 3 का काम तमाम। अब देखो बी से और कौन कौन जुड़ा हुआ है? बी से एफ है, इसका काम करो तमाम। बी से एफ कहां है? एफ यहां है, आर। अब मैं आर आर नहीं लिख रहा हूं, बड़ा स्पेस कंज्यूमिंग है ये। बी से एफ समझ लेना, आर है वो। बी से एफ और बी से सी, इसका भी काम करो तमाम। बी से सी, बी से सी यही नियर बा, बी से सी और ये वाला तो हो गया। चलो आगे देखो बच्चों, डी पॉइंट है ना, डी से देखो कौन कौन सा जुड़ा है। डी कहाँ है जी? यहाँ है। एक तो काम हो गया है। डी से सी, इसका काम तमाम। डी से सी, डी से सी, ओके। डी से एच, इसका भी काम तमाम। डी से एच, डी यहाँ, एच यहाँ, इसका भी काम तमाम। डी वाला का भी काम तमाम। और कौन है? ई है। ई कहाँ गया? ई कहाँ गया? कहाँ है जी? यहाँ है। अच्छा, ई से एफ के बीच में एक, ई से एफ के बीच में एक, काम तमाम। ई से एच के बीच में, इसका भी काम तमाम। ई से एच के बीच में। क्लियर बात? आगे देखो, जी बच गया। जी का देखो, जी का किससे 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 कनेक्शन है? जी से एच के बीच में, काम तमाम। जी से एच मतलब यहां, जी से सी के बीच में एक, जी से सी के बीच में काम तमाम। जी से एफ के बीच में एक, इसका भी काम तमाम। जी एफ, काम तमाम। आहा, मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ए बी डी ई, सी एफ एच, और ये रहा जी हमने लिखा है। तो ए से बी डी ये वाला में कितना रेसिस्टेंस है? आर आर आर, तीनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा? आर बाई 3 हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया आर बाई 3। ओके, इन तीनों पॉइंट्स और इन तीनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है 1 2 3 4 5 6 6 है। 6 आर पैरेलल में, क्या हो जाएगा? आर बाई 6। तो ये हो गया बच्चों आर बाई 6, और ये जो हो गया इन तीनों और जी के बीच में, ये भी हो गया आर बाई 3। आपको देखने से लग रहा होगा ये कि क्या है? सीरीज नेटवर्क है। ए और जी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना, ये क्या है? सीरीज नेटवर्क है। बड़ा आसान बच्चों, देखो क्या हो जाएगा? आर ए जी, मैं यहां पे बना दे रहा हूं छोटे से जगह में। आर ए जी का मतलब क्या हो जाएगा? आर बाई 3 प्लस आर बाई 6 प्लस आर बाई 3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 6 आ गया एलसीएम, 2r प्लस 2r, मतलब क्या हो जाएगा? 5r बाई 6। आहा, बन गया। देखो कितना सिंपल मेथड से बन गया। ए और जी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वह क्या आएगा बच्चों? 5r बाई 6। अगर एक का वैल्यू r है तो वही एक का वैल्यू अगर 1 ओम होता तो 5 बाई 6 ओम हो जाता। क्लियर बात है? आया है समझ में? इसी तरह से इसी पॉइंट्स, इसी मेथड्स को यूज करके हम लोग अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए और बी पॉइंट्स के बीच का, मतलब एज वर्टिसेस के अक्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। और देखना उसको भी हम लोग कितना सिंपल मेथड से बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। दिमाग में बात आया है? पक्की बात है? कभी भूलोगे नहीं? कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया बात। ओके, गलती कर बैठा, फिर से आ गया क्यों?
और इस बार जो फाइंड करना है ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, कैसे फाइंड होगा ये ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब एज वर्टिसेस के क्रॉस कैसे फाइंड करोगे? देखो कैसे फाइंड करोगे। फिर से वही काम करना जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। काहे के लिए? इक्विपोटेंशियल फाइंड करने के लिए। किन दो पॉइंट्स के बीच का कह रहा है बच्चों? ए और बी पॉइंट्स के बीच का। तो ए और बी नाम लिख दिया। अच्छा, इससे नहीं लिखे हैं, इससे लिखे हैं, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स के बीच का मैंने इक्विपोटेंशियल, ए और बी पॉइंट्स के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। ओके, आगे आगे आगे। ए और बी को छोड़ाकर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लिखो। सी, डी, ई, एफ, जी और एच लिख दिया भाई। फिर से काम अपना मेहनत जारी रखते हैं। सी से ए आओ, सी से ए। सी कहाँ है? सी यहाँ, ए यहाँ। आने के लिए ठक ठक 2 कदम चलना पड़ा, मतलब 2 रेसिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ा। सी से बी जाने में, सी से बी जाने में एक रेसिस्टेंस। ओके, आगे बच्चों। डी से ए जाने में, डी से ए जाने में 1, डी से बी जाने में 2 खट। ई से ए जाने में, ई से ए 1 और ई से बी जाने में, ई से बी ठक ठक 2। एफ से ए, एफ कहाँ गया? एफ है यहाँ, एफ से ए ठक ठक 2। एफ से बी 1। ए से जी ठक 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 3 और जी से बी ठक ठक 2। और बच्चों एच से ए ठक 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 2 और एच से बी ठक 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 3। देखो बच्चों, ध्यान से देखना। सी में 2 1 है और एफ में 2 1 है, मतलब सी और एफ क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल हो गए। ये डी में 1 2 है और ई में 1 2 है, मतलब डी और ई क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल हो गए। और जी और एच, बोला गुलामी हमको पसंद नहीं, मतलब जी और एच दोनों क्या है? कोई दोनों में से कोई इक्विपोटेंशियल नहीं है, अलग अलग पोटेंशियल पे हैं बच्चों। कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे। मान लिया बच्चों ए और बी पॉइंट्स के बीच का तो हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी लिख लिया। उसके बाद है बच्चों सी और डी, तो सी और डी को एक जगह पे लिख लिया हमने। सी और डी हो गया ये, सॉरी सी और एफ है ना, सी और एफ इक्विपोटेंशियल है तो सी और एफ लिख लिया। फिर डी और ई है, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। डी और ई इक्विपोटेंशियल है। डी और ई इक्विपोटेंशियल। और उसके बाद जी और एच अलबेला प्राणी है, तो जी और एच को हमने यहाँ पे लिख दिया। जी और एच क्या है? अलबेला, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? इस नेटवर्क को हम लोग रिड्यूस करेंगे सीरीज पैरेलल में। कहने का मतलब क्या होगा? देखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे सर्किट को। तो देखो बच्चों, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पर भी सबका इंडिविजुअल कितना वैल्यू है? आर है, वो आप मान लो ऐसे आर है ना, छोड़ दो, नहीं लिखते। तो ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, इसका काम खत्म। ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस, इसका काम खत्म। ए और ई के बीच में एक रेसिस्टेंस, ए और ई के बीच में एक रेसिस्टेंस, ए और ई के बीच में एक रेसिस्टेंस, इसका काम खत्म। ए और ई के बीच में एक रेसिस्टेंस, इसका काम खत्म। अच्छा, एक काम करते हैं, डी और ई को इधर लिखता हूं मैं, डी और ई, और इधर क्या था?
एफ और सी, एफ और सी को इधर लिखते हैं, आसान हो जाएगा। तो डी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस, सॉरी ए, डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस, और क्या हो गया बच्चों, डी और ए वाला तो हो गया, काम खत्म। ई और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ई और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसका काम खत्म। ओके ओके ओके। बी और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस, बी और एफ एक रेजिस्टेंस, काम खत्म। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, काम खत्म। ओके आगे देखो बच्चों, डी और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसको भी हमको इधर लिखना पड़ेगा, एच और जी को इधर करना पड़ेगा। तो डी और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसका काम खत्म। डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, डी और सी, इसका काम खत्म। डी और सी देखो बच्चों यहाँ पे एक और एच और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसका काम खत्म। एच और ई, एच और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस, काम खत्म। आगे देखो, सी और जी के बीच में एक रेजिस्टेंस, सी और जी यहां, काम खत्म। जी और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस, जी और एच, काम खत्म। बड़ा मचान जैसा हो गया है तो। जी और एफ, जी और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस, जी और एफ, हाँ काम खत्म। और बचा अच्छा ई और एफ के बीच में एक, इसलिए ये मार्क करना जरूरी है भाई, नहीं तो फिर कई बार गड़बड़ हो जाता है। ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में, इसका काम खत्म। अब तो कोई यहाँ पे बचा नहीं है, यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं कि 12 आया कि नहीं। 2 और 2 4, 2 6 8 10 12, हाँ हो गए। ओके बच्चों, अब देखो ये सर्किट क्या हो गया, बड़ा ही आसान हो गया, बहुत ही सिंपल। कैसे सिंपल, ये आर है, ये इसका वैल्यू क्या है, आर है, ये 2 है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी r/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी r/2 हो जाएगा, यहाँ भी r/2 हो जाएगा, यहाँ भी r/2 हो जाएगा, और ये तो r ही है। मतलब हमारा सर्किट देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। ये r/2, r और r/2 तीनों सीरीज में, r/2, r और r/2 ये तीनों सीरीज में हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2r हो गया, ये तीनों को मिला करके, ये तीनों को मिला करके 2r हो गया। और यहां पर भी ये तीनों को मिला करके r/2, r और r/2 ये तीनों सीरीज में, तो ये तीनों को मिला करके 2r हो गया। चकराएंगे नहीं ना, देखेंगे। तो हमारा सर्किट कैसा बन गया, 2r r/2, और ये अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ए और बी पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना था ना, ना ना ना, ये नहीं करेंगे, फिर तो गड़बड़े हो जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं, 2r, ये r/2 हो गया, और फिर यहां से r/2, r/2 और ये r, क्योंकि हमें बच्चों ए और बी पॉइंट्स के बीच का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको हमको सॉल्व करना है ना कि इसको हम सॉल्व कर दें नीचे वाले को। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये 2r है और r/2 है, ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। 2r और r/2 क्या हो गया, पैरेलल में, तो हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उसका क्या हो जाएगा, 2r इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 2r प्लस r/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एलसीएम 4, 5r/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2r² बाई 5r, तो ये कैंसिल, तो 2r/5, मतलब 2r/5 आ जाएगा। ये दोनों को बच्चों, ये दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r/5। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारा सर्किट ऐसा बन गया, 2r/5, r/2। अब देखो ये सब तुम लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे तो सिर्फ वही करना था, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके दिखला दे रहा हूँ ए और बी। अब देखो बच्चों, ये क्या हो गया, r/2, 2r/5 और r/2 ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। r/2, 2r/5 और r/2 ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं टेबल को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे ओ आ जाए इधर, तो अपना जो सर्किट है क्या हो जाएगा, r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2, तो ये क्या हो गया, r/2 क्या हो गया, ये r हो गया, तो प्लस r कर दो यहाँ पे, तो ये आ गया 5, 2r प्लस 5r, तो ये क्या आ गया 7r/5, तो ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया
ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया 7r/5 और ये r पैरेलल में बन गया 7r/5 और ये r a और ये b, ये दोनों क्या है पैरेलल में। बहुत आसान बच्चों, r a b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r1 इंटू r2 7r/5 इंटू r डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, तो 7r/5 प्लस r मतलब क्या हो जाएंगे 7/5r² डिवाइडेड बाई 12r/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, सही है ना, 7r² 5, हाँ r कैंसिल, मतलब ये RAB बराबर क्या आ गया बच्चों 7/12r, हाँ यस। R इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चों, A और B पॉइंट्स के बीच का क्या आ गया 7/12r, 7/12r। वही अगर एक ये 7/12r कब आया है, जब एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, एक साइड का वैल्यू क्या है r है, वही अगर 1 होता तो क्या होता 7/12 इंटू 1 ओम, है ना, मतलब 7/12 ओम, जितना रहता 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर बात है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह से बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे क्यूब वाले स्केलेटन को। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि आप A और C पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग फाइंड करके लाएंगे फेसियल डायगोनल का, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके आएंगे, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग सॉल्व करके जरूर लाएंगे, उम्मीद और विश्वास दोनों है, ठीक है। एक चीज और मैं बता रहा हूं आप लोग को कि ये तो मैंने प्रोसेस बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्व करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आप देते हैं तो आपको अगर ये आंसर आपको ऑटोमेटिकली याद रहे, सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है ना, जब इसका आंसर याद रहे तो फिर सॉल्व करने की जरूरत क्या है। और क्यूब में बस यही तीन जो है क्वेश्चन आता है, या तो फेस डायगोनल के अबाउट, जो वर्टिसेस है, जो एजेज वर्टिसेस हैं उसके अबाउट, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया एज वर्टिस के क्रॉस, या फिर फेशियल डायगोनल जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके बाद। तो हम तीनों का अगर आंसर याद रखें तो बहुत ही सिंपल मेथड में बहुत ही टाइम कम हमारा लगेगा, सेकंड्स में वो बन जाएगा। और आंसर याद रखने का लेकिन तरीका है बच्चों कि वो भूल ना जाओ एग्जाम में जाकर के, तो वो मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ ट्रिक के साथ अगले वीडियोज में। तो अगला वीडियो जरूर देखो, बस 5 मिनट का वीडियो होगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे याद रखें एग्जाम में बिना मिस किए हुए, कैसे सही आंसर बताएं। ओके, थैंक यू।